हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और 30 में से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे उत्तराखंड के 15 प्रश्न और 15 प्रश्न रहेंगे हिंदी और जीके के। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन रीजनिंग का अलग से और एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा हर रोज़ की तरह। तो इस तरह से 32 प्रश्न हो जाएंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ तो और ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे। लेकिन आपको 30 में से आपका स्कोर कितना रहा ये आपको बताना होता है हर रोज़। और आज जो आपका प्रश्न है वो है कंप्यूटर से लेकर, एक फुल फॉर्म आपको बतानी है। और यहाँ से प्रश्न आता है BIOS, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। तो आपको बुक में मिल जाएगा, जिनको नहीं आता गूगल कर सकते हैं। बाकी जो हर रोज़ बताते हैं वो इसको भी हर रोज़ बताएंगे ही। तो BIOS, तो आप इसका फुल फॉर्म आज आपको बताना है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब बात कर ले तो जो कल का प्रश्न था उसके बाद शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कल का जो प्रश्न था वो था जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड के 4 सबसे बड़े जिले। पहले नंबर पर हरिद्वार आएगा, फिर देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल। और ये इन्होंने जनघनत्व भी बताया हुआ है। हरिद्वार का जनघनत्व 801, और फिर उसके बाद उधम सिंह नगर 649, फिर उसके बाद देहरादून का 549, फिर उसके बाद नैनीताल का 225। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। पहले नंबर पर हरिद्वार, फिर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, और इन 3 जनपदों में ही 51% जनसंख्या रहती है। तो 3 बड़े जनपद यहाँ पर हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, और चौथे नंबर पर नैनीताल है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है और लगभग सभी ने सही उत्तर इसका दिया है। तो अब बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो शुरुआत होगी हिंदी से, और हिंदी का पहला प्रश्न यहाँ पर है। तो निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है जल्दी से सोचकर, इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। वह आया और पानी पीकर चला गया, करो या मरो। वह आकर पानी पीकर चला गया, उसने परिश्रम किया परंतु सफल न हो सका। तो इनमें से कौन सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है संयुक्त वाक्य नहीं है पूछा है। तो पहला वाक्य वह आया और, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। करो या मरो, क्या ये? और उसने परिश्रम किया परंतु सफल न हो सका, तो उसने कोशिश तो की, तो ये भी हमारा संयुक्त वाक्य है, ये भी संयुक्त वाक्य है। करो या मरो, ये भी संयुक्त वाक्य है। तो इसका सूत्र हो जाएगा वह आकर पानी पीकर चला गया। ये साधारण सा सरल सा वाक्य है, तो साधारण वाक्य है। तो इसका सूत्र हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया, अप्रत्यक्ष क्रिया, या फिर इनमें से कौन सी आपको बतानी है। तो चूड़ी अच्छी थी में थी जो क्रिया है ये हो जाएगी योजक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा तद्भव नहीं है। तो तद्भव नहीं है तो क्या होगा? तो होगा तत्सम। तो तत्सम होगा। तुरंत, ये देखने से ही पता चल रहा है तद्भव है। आज, ये भी तद्भव है। धीरज भी तद्भव है। कई लोगों को लगेगा धीरज का हो जाएगा जो तत्सम होगा वो हो जाएगा धैर्य हो जाएगा। और तुरंत का हो जाएगा त्वरित हो जाएगा। बाकी आज के लिए अद्य होता है। आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, यही होता है जहाँ तक है। और खप्पर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। तो इसके लिए क्या होगा? ये हो जाएगा खप्पर। तो ये खरपर है तो ये हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नारी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है। कामनी है, रमणी है, तो इन दोनों में वनिता या फिर विनीता। तो ये कामनी है, रमणी है, और वनिता भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा विनीता। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे कहा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। ये भी पूछा गया प्रश्न है। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे कहते हैं स्वार्थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। मतलब कि उसे कह सकते हैं जो मतलबी होता है, जो केवल अपने मतलब ही रखता हो, अपने मतलब से संबंध रखता हो, तो हो जाएगा मतलबी। और बाकी स्वार्थी हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि, या विसर्ग संधि उसमें सिर्फ स्वर संधि दी हुई सिलेबस में, लेकिन आपको सभी पढ़ना पड़ेगा। तो इनमें से बताना है किस में विसर्ग संधि है।
जगदीश जगद्दन ईस व्यंजन संधि, दिग्गज दिग्गज गज इसमें व्यंजन संधि, महिष इसमें स्वर संधि है। तो निरंतर हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें विसर्ग संधि है। अब बहुत लोगों ने संधि सिर्फ स्वर संधि के अलावा नहीं पढ़ा, इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है, आप पढ़ सकते हैं आसानी से। तो इसका अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा निधन अंतर, तो ये हो जाएगा निरंतर, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है, ये अभी आपको बताना है। यहाँ पर उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है, नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर आपको बताना उसने, तो ने जैसे कर्ता ने, तो कर्ता ने, तो इसका से तो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उसने टेढ़ी चाल चली, तो इसमें हो जाएगा कर्ता कारक, तो ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों हिंदी हमारे 7 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब चलते हैं उत्तराखंड के प्रश्नों की तरफ। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर उत्तराखंड का, उत्तराखंड एवं विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली। तो परीक्षा वाणी का जो 10 घंटे का मैराथन मैंने दिया हुआ है, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, बाकी आप सबने पढ़ा होगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 10 घंटे का परीक्षा वाणी का मैराथन जरूर देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है, आप बिल्कुल सही हैं। 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी उत्तराखंड, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, उत्तरांचल राज्य विधेयक को। और लोकसभा में कब पेश किया गया था, तो 1 अगस्त को वैसे स्वीकृति लोकसभा से पास हो गया था, तो 1 अगस्त को, और फिर इसके 9 दिन बाद यानी कि 10 अगस्त को राज्यसभा से भी, फिर राष्ट्रपति KR नारायण ने 28 अगस्त 2000 को। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना कांग्रेस द्वारा पौड़ी में कब हुई। तो ये आपको बताना है 1937, 38, 39, 40। तो ऑप्शन भी क्रमवारी है। तो गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना ये 1939 में हुई थी, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, प्रताप सिंह नेगी। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लासपा दर्रा कहाँ स्थित है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है, लासपा दर्रा कहाँ स्थित है और किन के बीच स्थित है। अब जो लोग नए हैं, अब आप देखिए पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, यहाँ मैप में पिथौरागढ़ यहाँ उत्तरकाशी है, यहाँ पिथौरागढ़ है, यहाँ बीच में चमोली है, तो इन दोनों के बीच होगा उत्तरकाशी और हिमाचल। जो लोग नए हैं खेल सकते हैं, पिथौरागढ़ और हिमालय या फिर पिथौरागढ़ चंपावत। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही दूर दूर का है, तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़ एवं चंपावत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच है लासपा दर्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी और उनके किनारों पर स्थित नगर से सुमेलित नहीं है। काली नदी टनकपुर बिल्कुल सही है, अलकनंदा गोपेश्वर चमोली बिल्कुल सही है, यमुना एवं टोंस कालसी देहरादून, तो ये भी सही है। तो भागीरथी देखकर पिथौरागढ़ में नहीं होगा ये, तो ये उत्तरकाशी हम करेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते एग्जाम में। अगला प्रश्न है, माँ काली का सिद्धपीठ हाट काली कहाँ स्थित है। गंगोली हाट में। माँ कालिंग का पिथौरागढ़ में, गंगोली हाट पिथौरागढ़ में। तो माँ कालिंग का सिद्धपीठ हाट काली को 1698 में किस चंद शासक ने भूमि दान दी थी। यहाँ पर अगर ये 1698 नहीं रहता तब तो दिक्कत हो सकती थी, तब आप जिन्होंने पढ़ा है तो आप सन से बिल्कुल उत्तर पर टिक कर पाएंगे। अगर वैसे अगर माना ये 1698 नहीं रहता तब थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाज बहादुर चंद नहीं होगा, क्योंकि 1678 तक, फिर उद्योग चंद, फिर ज्ञानचंद, फिर जगत चंद, तो इस तरह से इनका क्रम भी बनेगा। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर उद्योग चंद, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और उद्योग चंद के समय गढ़वाल में कौन था, तो फतेह शाह, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। उस समय कौन था, तो ये था फतेह शाह, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला है, किसने सर्वप्रथम मायावती आश्रम से जुड़कर प्रबुद्ध भारत हेतु कार्य किया था। तो इंद्रेश पाठक, कालू सिंह मेहरा या हर्षदेव ओली। तो ये चंपावत से संबंधित है, तो इनमें से बताना है, क्योंकि मायावती आश्रम भी चंपावत में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षदेव ओली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। हर्षदेव ओली खेती खान में इनका जन्म हुआ था और 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न है, सेंट्रल हिमालय के लेखक हैं। तो इनमें से आपको बताना है डॉक्टर MS रावत या RS रावत या यशोधर मठपाल। तो इन दोनों में टक्कर है ऑप्शन ए और बी में। बाकी यशोधर मठपाल तो कुमाऊं की चित्रकला याद रखिए, कुमाऊं की चित्रकला। और इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर MS रावत, सेंट्रल हिमालय, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गंधुर शब्द का संबंध है। तो थारू, जौनसारी, भोटिया या बोक्सा। तो इनमें से आपको जल्दी से बताना है। तो गंधुर शब्द का संबंध है, तो ये हो जाएगा थारू से, ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बहुत सारे लोगों ने अभी गलत उत्तर दिया था, तो थारू हो जाएगा इसका सही उत्तर। और ये होता है जो वशिष्ठ व्यक्ति होता है परिवार में, तो उससे संबंधित होता है। अगला है बंगाल विभाजन के समय कमिश्नर कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय कमिश्नर कौन थे, तो ये यहाँ पर आपको बताना है। तो बंगाल विभाजन 1905 के आसपास, तो उस समय के आसपास आपको बताना है इनमें से कमिश्नर कौन थे। तो विंडम तो नहीं होंगे, तो विंडम तो फिर 1914 के बाद से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैंपबेल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, बंगाल विभाजन के समय कमिश्नर कैंपबेल। अगला प्रश्न है ऑपरेशन मुक्ति किससे संबंधित है? तो ये आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑपरेशन मुक्ति किससे संबंधित है? राहत बचाव, भिक्षावृत्ति के खिलाफ या वृक्षों के हटान? तो ये हो जाएगा भिक्षावृत्ति के खिलाफ ऑपरेशन मुक्ति, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में, अभी उत्तराखंड के प्रश्न और आएंगे। तो किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? तो जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर बी चीन, तो आप बिल्कुल सही हैं। तो सर्वाधिक कोयला चीन में पाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है? तो जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया पुणे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये उससे 3-4 जगह घूमते रहा, लेकिन फाइनली ये दिल्ली में स्थापित है। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, भारत शासन अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था। और भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और संविधान में बहुत कुछ इससे ही लिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो इनमें से आपको बताना है। अनुच्छेद 72 तो नहीं होगा, क्योंकि जो अनुच्छेद 72 है वो राष्ट्रपति के समाधान संबंधित है। तो 74 और 75 में टक्कर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा अनुच्छेद 75। और अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सलाह के लिए जो मंत्रिपरिषद है प्रधानमंत्री की बात इसमें कही गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है और योजना से संबंधित प्रश्न है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा इसमें से जोड़ा सही नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 से 71 तक, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक। तो पहला बिल्कुल सही है 1951 से 56, छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 ये भी सही है, 11वीं 7 से 12 ये भी सही है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना तो पहली आई 1951 से 56, फिर 56 में आप 5 जोड़ दीजिए तो 61 तक, फिर 61 में आप 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 66 तक। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये दूर हो गया, तो 66 से दे दिया 71 तक, तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ये रीजनिंग का प्रश्न है और ये आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। और इन चारों ऑप्शन में से आएगा 1326, 1682 और 1584 या 1985। तो इनमें से एक आएगा, तो आप इसको 2-3 मिनट बैठकर इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। तो ये आज आपको बताना होगा। अगला प्रश्न है भारत में मूल्य संवर्धित कर वैट कब से लागू हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है और सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पेपर में पिछली बार पूछा गया था। तो भारत में मूल्य संवर्धित कर वैट कब से लागू हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ था मूल्य संवर्धित कर वैट। और उत्तराखंड भी 22वां राज्य था इसको लागू करने वाला, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था कब? तो ये अपनाया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो ये उसी समय की बात है, तो ये 1905 हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। तो अगस्त 1905 की बात है। तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1905 में। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए और जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? अब किसने लिखा था
मोहम्मद अली जिन्ना, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट रिचर्ड एटली या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इनमें से आपने कई लोगों ने तुक्का अपना लगा दिया होगा, तो कई लोगों ने गलत उत्तर भी दिया है और कई लोगों ने सही भी दिया है। तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने अपनी जो बुक है, इनकी बुक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल करके बुक है इनकी, और उसमें इन्होंने लिखा था बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे? अब यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, स्वामी राम, लाला मुंशी राम, स्वामी बिरजानंद या दयानंद सरस्वती। तो जिन जिन लोगों ने स्वामी राम किया बिल्कुल गलत है। स्वामी राम से याद रखना आपको, इन्होंने जो देहरादून में स्थित है जॉली ग्रांट में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट है, तो उसकी स्थापना की थी स्वामी राम ने 1989 के आसपास। तो इसका शत्रु जगह लला मुंशी राम। तो ऑप्शन के हिसाब से अब हम यही करेंगे, हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक लला मुंशी राम। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है और महत्वपूर्ण प्रश्न था। वैसे आपने पढ़ा होगा स्वामी श्रद्धानंद, आपको होगा कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये भी आयोग के द्वारा उत्तर दिया गया था। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। और कई चीज़ें तो उत्तराखंड में ऐसी होती हैं कि आपको दो दो सन याद रखने पड़ते हैं बहुत सारी चीज़ों में, और ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना रहता है। और दो दो व्यक्तियों के नाम भी याद रखने पड़ते हैं कई कई चीज़ों में, जैसे राज्य के पहले महाधिवक्ता, फिर आयोग के हिसाब से होता है। तो कुछ भी, जैसे चंद्रवंश का संस्थापक, अब तो खैर आयोग इससे प्रश्न नहीं देता है, पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको दो दो ऑप्शन याद रखने पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? पवार, मौर्य, कत्यूरी, कुषाण। तो कालसी तो अशोक से, तो अशोक हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मौर्य वंश से। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो कालसी का अभिलेख है ये यमुना और अमलावा नदी के संगम पर। अगला प्रश्न है, चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो चक्राता में आपको बताना है सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी, 1862 में, 1857 में या 1866 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1866 में, और सेना ने रहना शुरू किया था 1869 से। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा स्थापना 1866 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? लक्ष्मी, कामाख्या, सरस्वती या फिर नंदा देवी। तो इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, और जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ऑप्शन नंबर डी नंदा देवी, तो आप बिल्कुल सही हैं। कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में नंदा देवी। अगला प्रश्न है, हिमालय समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है? बाकी सिंपल आपने इतना पढ़ा है परीक्षा वाणी में कि पहाड़ पत्रिका कहाँ से निकलती है, और बाकी इतना लंबा चौड़ा हिमालय समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका, बाकी आयोग कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं अगली बार यही आएगा, अगली बार भी पहाड़ पत्रिका ही आएगी, या मिलाने के लिए भी आ सकता है, कौन सा सुमेलित नहीं है, कैसे भी प्रश्न आ सकता है। तो पहाड़ पत्रिका याद रखिए नैनीताल से, और इसके आगे अगर आज का पहाड़ जोड़ देंगे तब आपका उत्तर हो जाएगा पिथौरागढ़। तो ये भी आपको याद रखना है। तो पहाड़ पत्रिका नैनीताल से। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। 30 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।